नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की थी किसकी। एक चर्चा की थी हमने मोहनजोदड़ो की, चाहुंदड़ो, और यहाँ पे हड़प्पा। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बारे में चर्चा की थी, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो और लोथल और कालीबंगा, जिसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी। जैसे हड़प्पा से हमको क्या प्राप्त होता है, तो हड़प्पा से हमको मोहरें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अन्नागार प्राप्त होता है, ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है, ऐसे ही मोहनजोदड़ो से भी हमको विशाल अन्नागार प्राप्त होते हैं। ये दोनों जुड़वा राजधानियाँ कहलाती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चाहुंदड़ो से हमको लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिलती हैं। ऐसी ही चर्चा हमने की थी लोथल और कालीबंगा के बारे में भी। ये दोनों ही, ये तीनों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं चाहुंदड़ो, ये तीनों सिंध प्रांत में स्थित थी। सिंध प्रांत मतलब वर्तमान का पाकिस्तान का क्षेत्र। कालीबंगा और लोथल हमारे भारत में स्थित क्षेत्र थे। कालीबंगा राजस्थान में स्थित था, हनुमानगढ़ी के आसपास, और लोथल जो है गुजरात के पास स्थित एक स्थल था। अब हम आज बात करेंगे उससे आगे जो और भी स्थल हमको प्राप्त हुए हैं उन स्थलों के बारे में। जैसे जिसमें से हमारा सबसे पहला स्थल क्या है आज की इस वीडियो का, बनावली। बनावली जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको मैप में दिख रहा हो तो ये जो क्षेत्र है, तो अगर हम यहाँ पे राजस्थान मान लें, ये राजस्थान का क्षेत्र मान लें, और यहाँ पे एमपी, तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, हरियाणा, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र हरियाणा। तो ये हरियाणा के हिसार जिले के क्षेत्र में प्राप्त स्थल है। हिसार जिले में ये प्राप्त होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी आर.एस. वेस्ट ने 1973 में। ठीक है, समझिएगा, भारत में जो खोजें हुई हैं वो सामान्य रूप से स्वतंत्रता के बाद आरंभ हुई हैं। पहले खोजें हो रही थी, पर ज़्यादातर खोजें क्या हुई हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो हल की आकृति। हल की आकृति का मतलब, हल की आकृति का खिलौना मिलता है हमको। ठीक है, फिर वही बात होती है कि इतिहास कैसे समझा जाए, तो खिलौना प्राप्त होता है तो मतलब हम खेती कर रहे हैं, समझ रहे हैं। खिलौना, जब भी कुछ भी चीज़ अगर हमको मिलती है वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बता रही होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हल की आकृति अगर यहाँ पे मिलती है तो मतलब ये लोग भी क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। यहाँ पे तिल का, जैसे तिल का ताड़ राई का पहाड़ जैसा होता है ना, तो तिल का ढेर प्राप्त होता है। तिल मतलब समझते हो, तिला जिसको बोलते हैं, खेती होती है उसकी। सरसों का ढेर प्राप्त होता है। यहाँ पर नालियों के अवशेष प्राप्त नहीं होते। ठीक है, नालियों के अवशेष प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ जल निकास प्रणाली उतनी बेहतर नहीं रही होगी जितनी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या अन्य स्थलों में रही होगी। आपने जब पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, तो अगर आपको याद हो तो कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव प्राप्त होता है। आपने अगर याद हो पिछला वीडियो अगर आपने पढ़ा हो तो। यहाँ सेलखड़ी एक तरह का कहना चाहिए तो चट्टानें जो हम पढ़ते हैं, जब भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें चट्टानें मिलती हैं। उस चट्टान से बनी हुई लिखने के लिए जो चौक आप कह सकते हैं उसको, तो वो हो गई आपकी सेलखड़ी। ठीक, उसके बाद दूसरा स्थल ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद हो गया कहाँ पे है, ये हरियाणा में है आपका ये क्षेत्र। किस नदी के तट पर है, तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जो शहर हो वो किसी नदी के तट पर हो, पर जो जिस नदी के तट पर होगा हम प्रयास करेंगे आप तक वो जानकारी पहुंचा सके। इसके बाद जो दूसरा स्थल है वो है सुरकोटदा। इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको कि यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। ठीक है, यहाँ से किसकी अस्थियाँ मिली हैं, घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। और जानकारी बाकी जो है तो है ही, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ से हमको क्या प्राप्त होती है, घोड़े की अस्थियाँ। समझिएगा कि 2010 से पहले जो प्रश्न पत्र बनता था तो उसमें पूछा जाता था कि भैया घोड़े के अवशेष कहाँ, हड़प्पा किस स्थल से मिलते हैं या नहीं मिले, किस जानवर के अवशेष हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम लगाते थे क्या, सुरकोटदा से हमको किसी भी तरह का कोई घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, या हड़प्पा से हमको कोई साक्ष्य प्राप्त होते ही नहीं थे, किसके, घोड़े के। 2010 के बाद जब इसमें खोज करके पाया गया कि जो हड्डियां मिली हैं वो किसकी हैं, घोड़े की हैं, तो अब उत्तर आपका बदल गया। तो इतिहास जो है वो अनुसंधान का विषय होता है, उसमें नित्य नई, रोज नई नई खोजें होती रहती हैं, और उन खोजों के आधार पर आपके प्रश्न के उत्तर भी बदल सकते हैं, समझ रहे हैं। 2010 के पहले तक घोड़े की अस्थियां कहीं नहीं मिली थी। किसी एग्जाम में प्रश्न आता था तो हम लगा देते थे कि कहीं से प्राप्त नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। पर जब 2010 में ये पता चल गया कि घोड़े की अस्थियां हैं, तो प्रश्न पत्र में इसका उत्तर बदल गया कि इस जानवर के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो कच्छ में। कच्छ जानते हैं, गुजरात में कच्छ का रण, जो आपको अगर पता हो। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो जगपति जोशी ने की थी। इसकी खोज किसने की है, जगपति जोशी ने। कब की है, 1964 में। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो ज़्यादातर खोजें हुई हैं वो सामान्य रूप से किस तरफ हुई हैं, गुजरात में, सिंधु घाटी सभ्यता की। और ताम्रपाषाण की कहाँ हुई हैं खोजें, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर खोजें हुई हैं। फिर तीसरा स्थल है रंगपुर।
रंगपुर भी कहाँ पड़ता है आपका, ये देखिए गुजरात में अहमदाबाद शहर के निकट। तो अहमदाबाद के पास कौन पड़ता है, रंगपुर। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी SR राव ने। कब इसकी खोज किसने की थी, SR राव, और एक रंगनाथ राव भी थे, उन्होंने भी खोज की थी। कब की थी, 1953 में। तो आपका प्रश्न क्या बनता है कि कब हुई थी इसकी खोज, तो SR राव ने इसकी खोज की थी 1953 में। यहाँ से हमको धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की भूसी समझते हो, जब आप धान की दराई कराते हैं, जब उससे चावल बनता है, तो चावल बनने के बाद जो बच जाता है वही कहलाती है धान की भूसी। तो धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो आपको रंगपुर से प्राप्त होते हैं। ये किस नदी के तट पर है, तो ये भादर नदी के तट पर है। ठीक है, इन स्थलों के बारे में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये भारत में खोजे गए स्थल हैं। स्वतंत्रता के बाद ही सब में खोज हो रही, देख लीजिए 73 में खोज हो रही है, 64 में खोज हो रही है, और ये 53 में खोज हो रही है। तो जो खोजें हो रही हैं वो कब हो रही हैं, भारतीय देश की स्वतंत्रता के बाद। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं धौलावीरा। इनमें महत्वपूर्ण क्या है, तो इनमें महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। जैसे बनावली से हमको क्या प्राप्त होता है, तो नालियों का अवशेष नहीं मिलते हैं हमको। ठीक है, हल की आकृति मिलती है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, तो घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिलती हैं, सुर कोटदा से। तीसरी चीज़ हमको याद रखना है कि धान की भूसी से लिपटी हुई एक मूर्ति प्राप्त होती है। एक्चुअली में धान की भूसी में लिपटी हुई मूर्ति है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, आपकी अहमदाबाद से। अब हम बात करेंगे जो बचे हुए, तो अब बचे कितने आपके, एक राखीगढ़ी बचा, रोपड़ और धौलावीरा। ठीक है, 3 स्थल बचते हैं। आलमगीरपुर सबसे पश्चिमी पूर्वी स्थल है, तो आपको आरंभ में ही बताया जा चुका। तो अब हम बात करते हैं किसकी, धौलावीरा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, धौलावीरा और राखीगढ़ी 2 महत्वपूर्ण स्थल आपके हैं जो आपको समझने हैं। तो अभी फिलहाल हम चर्चा करते हैं किसकी, धौलावीरा की। धौलावीरा जो है देख लीजिए कहाँ पड़ रहा है, ये गुजरात में पड़ रहा है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो RS विष्ट ने की थी। कब, 1990-91 में। किसी में 91 मिलेगा आपको, किसी में 90 मिलेगा, अगर आप बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो। अदरवाइज 1990 में RS विष्ट ने इसकी खोज की थी। ये भारत का सर्वाधिक बड़ा स्थल है। सर्वाधिक नहीं कहेंगे, ये कह लीजिए कि भारत में खोजे गए स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल बहुत सारे हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो है, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, ये सब हैं। पर भारत में जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत का मतलब समझिए कि 1947 के बाद का भारत, तो उसमें जो स्थल खोजे गए हैं, तो एक स्थल धौलावीरा है, दूसरा स्थल क्या है, राखीगढ़ी। तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अगर हम इसको सबसे बड़ा मान लेते हैं, सबसे बड़ा उत्खनित स्थल है यहाँ, मतलब समझ रहे हैं, एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक भारत में उत्खनित जो स्थल है वो कौन है, राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन आता है, धौलावीरा। तो धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल, इसको भी मान सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा कि सर ये भी बड़ा तो क्या, तो इसको आप मान सकते हैं कि ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको सेकेंड मान सकते हैं। ठीक, ये सेकेंड जो है राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल, उसके बाद कौन, धौलावीरा दूसरा सर्वाधिक उत्खनित स्थल है भारत का। समझ रहे हैं, भारत मतलब 1947 के बाद का भारत। उसके पहले में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो भी बड़े बड़े शहर मिले हैं हमको, पर भारत में जो है वो कौन है, धौलावीरा है और राखीगढ़ी है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो बहुत ही व्यवस्थित थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप समझिए, जब आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था 2 टीले होते थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी टीला, रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, है ना। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये जो धौलावीरा है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनी हुई थी। इसमें हर एक टीले के बगल से एक सुरक्षा दीवार बनी होती थी, और उस सुरक्षा दीवार को परिधीय सीमा कहते थे। क्या कहते थे, परिधीय सीमा। ठीक है, ये आपको बहुत कम पुस्तकों में मिलेगा। तो परिधीय सीमा एक नया वर्ड है, समझ लीजिए। जैसे परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, उसी तरीके से यहाँ पे सुव्यवस्थित जल निकास व्यवस्था थी। जल प्रणाली का जो व्यवस्था थी वो बहुत ही व्यवस्थित थी। मतलब ये समझ लीजिए कि इतने बड़े जितने भी स्थल मिले हैं सब में बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी जल निकास की, पर धौलावीरा में सर्वाधिक व्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी। सर्वाधिक व्यवस्थित को समझिए, अगर आपको उदाहरण समझना हो तो ये मान लीजिए कि मेरा घर बना हुआ है, यहाँ से सड़क जा रही है। ठीक है, तो मेरे घर की जो नाली होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, और यहीं से वो पूरा पानी जाएगा और किसी न किसी नदी या तालाब या किसी स्थल पे जाके मिक्स हो जाएगा। तो चूंकि ये अरब सागर के बगल में बसा हुआ है, तो यहाँ से जितना पानी निकल के जाता था वो कहाँ जाता था, इस अरब सागर में मिक्स हो जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धौलावीरा
ये सर्वाधिक व्यवस्थित जल निकास प्रणाली कहाँ पर थी, तो आप बताओगे क्या, धौलावीरा में। ठीक है, यहाँ ये 3 भागों में विभाजित था, समझिएगा। 3 भागों में विभाजित होने का मतलब ये है, एक हो गया पश्चिमी भाग, एक हो गया पूर्वी भाग, एक हो गया बीच का भाग। तो जो बीच का भाग था उसको क्या कहा जाता था, मध्यमा। क्या कहा जाता था, मध्यमा। जो बीच वाला भाग था उसको कहते थे मध्यमा। और इसका बहुत साधारण सा मतलब होता था कि यहाँ पे रहते थे राजा महाराजा टाइप के लोग, यहाँ रहता था सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग मतलब जो श्रमिक हैं, व्यापारी वर्ग है। और यहाँ पे रहते थे अधिकारी लोग। जो आधिकारिक वर्ग होता था वो कहाँ रहता था, इस क्षेत्र में। तो इसको कहा जाता था मध्यमा। तो 3 भाग समझ में आ गया, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यमी भाग। ठीक है, यहाँ से हमको विशाल जलाशय प्राप्त होता है। ठीक है, विशाल जलाशय, समुद्री क्षेत्र है, बगल से समुद्र सागर निकल रहा है, तो वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था, जल उपयोग की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑडियो में, ठीक है, तो जल व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक, तो जल मतलब समझिए, समुद्र का पानी आप पी तो नहीं सकते। भारत विश्व में 71%, 73% तक पानी पहुंच चुका है आज की डेट में, पर हम पानी तो उपयोग करने लायक पानी हमारे पास है ही नहीं। या कह लीजिए 1%, 2% पानी है। तो इसलिए यहाँ पे विशाल जलाशय का होना कोई बहुत बड़ी वो ऐसी वाली बात नहीं है कि अजीब बात हो कि समुद्र के किनारे फिर भी ये लोग कुआं क्यों खोद रहे हैं और तालाब क्यों बना रहे हैं। तो धौलावीरा में विशाल जलाशय हमको प्राप्त होता है। इसका जो आकार था वो समांतर चतुर्भुज के रूप में आकार था इसका। ये स्टेडियम भी कहीं कहीं मिलता है कि स्टेडियम आकार का था। तो अगर आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ते थे हम, समांतर चतुर्भुज कैसे होता था, ये शेप होता था, मतलब लंबाई और चौड़ाई, मतलब आमने सामने की रेखाएं समानांतर होती थी। ठीक है, और दोनों के बीच में दूरी बराबर होती थी। तो नगर की बसावट भी कुछ इस तरीके थी कि इसकी जो सड़कें थी वो व्यवस्थित थी, जो घर बने हुए थे उनके ज़्यादातर घरों के जो गैप होता था वो समान होता था। तो इसलिए इसका जो आकार माना जाता है वो कैसा माना जाता है, समांतर चतुर्भुज आकार का। ठीक है, यहाँ से हमको बड़ी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए। बड़ी लिपि, छोटी लिपि मतलब समझिए लिखने का तरीका है। ठीक है, लिखने का तरीका है। लिखने के लिए इसमें जो जहाँ पे लिपि लिखी गई उसमें जिप्सम की प्लेट यूज की गई। क्या, जिप्सम यूज किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पे लिखे हुए हैं, तो जिप्सम पे लिखे हुए। जिप्सम में, जिप्सम एक पत्थर है, उस पर लिखी हुई लिपि है, उसमें लिखा हुआ है। बड़ी लिपि मतलब कुछ ऐसे मत समझिए, लिपि 2 होंगी, एक छोटे अक्षर होंगे, एक बड़े अक्षर होंगे। तो बस ऐसे जैसे छोटा अल्फ़ाबेट होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट एंड कैपिटल, तो बस वैसे ही कुछ छोटी लिपि और बड़ी लिपि। यहाँ से सिंदूर से भरी हुई मृण मूर्ति प्राप्त होती है। अब समझिए, भरी हुई का मतलब ये हुआ कि सिंदूर है, एक मृण मूर्ति बनी हुई है, उसके अंदर हमने क्या भर दिया है, सिंदूर भर दिया गया है। तो यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सिंदूर से भरी हुई मृण मूर्ति के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक और चीज़ प्राप्त होती है जो शायद लिखी नहीं है, यहाँ से नेम प्लेट प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, नेम प्लेट। नेम प्लेट समझते हैं, जैसे अपने घर में लगा रहता है कि शिक्षक RD शर्मा जी, है ना, विद्यालय का नाम। तो ऐसी ही नेम प्लेट यहाँ से प्राप्त होती है। तो धौलावीरा से हमको क्या क्या मिलता है, ये सर्वाधिक दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत में उत्खनित। ये बात याद रखिए, भारत में उत्खनित। अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाए तो उसका उत्तर अलग है, पर भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखीगढ़ी, और दूसरा कौन है, धौलावीरा। तो अगर प्रश्न आएगा कि भैया सबसे बड़ा उत्खनित स्थल कौन है भारत का, मान लीजिए राखीगढ़ी नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करोगे आप, फिर यही आपका सर्वाधिक बड़ा स्थल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था का मतलब ये तीनों में सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, बहुत अच्छी तरीके से जल निकास की व्यवस्था थी। ये 3 भागों में विभाजित था, बता दिया मैंने, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यमी। यहाँ पे विशाल जलाशय प्राप्त होता है क्योंकि पानी तो था इनके पास, पर वो पानी उपयोग लायक नहीं था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जलाशय की व्यवस्था कर ली। यहाँ आकार कैसा था, समांतर चतुर्भुज का आकार था, मतलब व्यवस्थित शहरों में से एक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राखीगढ़ी की। तो राखीगढ़ी के बारे में सिर्फ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सबसे बड़ा स्थल था ये। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन था, राखीगढ़ी। रोपड़, आलमगीरपुर, यह सबसे पूर्वी स्थल था, आप पढ़ चुके हैं सीमा में। मांडा जो था वो उत्तरी स्थल था भारत नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन था, मांडा था। दक्षिणी स्थल यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, दायमाबाद। ठीक है, तो ये नर्मदा के नीचे ही पड़ेगा, ताप्ती गोदावरी के आसपास यहाँ कहीं पड़ेगा दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था। दायमाबाद में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो आपको याद रखनी है कि यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त होता है, यहाँ कांसे का रथ प्राप्त होता है। ठीक है, तो दायमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इधर आपका सूतकांगे डोर
मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, समझ लीजिएगा कि सूतकांगेडोर आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, तो बेहरगढ़ जहाँ था उसी के आसपास क्या होगा, बलूचिस्तान होगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गया सामान्य रूप से हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थलों का परिचय। ये जो मैप है, इस मैप में जो जो स्थल लिखे हुए हैं उन सारे स्थल को आप लिख लेंगे और समझ लेंगे। अब प्रश्न क्या बनता है, साधारण सी बात है कि क्वेश्चन क्या बनता है इसके लिए, तो वही प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित था, कौन सा स्थल इसका पाकिस्तान में स्थित था, कौन सा स्थल सबसे बड़ा है, कौन सा स्थल सबसे छोटा, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बनावली क्या है, कालीबंगा क्या है, धौलावीरा क्या है, रंगपुर क्या है, लोथल क्या है, ये सब आप जानकारी इसकी ले चुके हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, कुछ सामान्य सी बातों के बारे में। ठीक है, सामान्य सी बातें समझिए कि हड़प्पा जो है वो एक व्यवस्थित नगरों में से एक है। ठीक, आज हम हड़प्पा ख़त्म करेंगे और बहुत आसानी से महत्वपूर्ण स्थल आप जान चुके हैं। अब हम जब बात करेंगे वो हड़प्पा की बसावट के बारे में बात करेंगे, उसकी सामाजिक संरचना क्या थी, वहाँ के लोग कैसे होते थे, वहाँ का समाज कैसा होता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप होल्ड करके पॉज करके वीडियो ले लिया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें। एक चीज़ हम पढ़ेंगे सामाजिक, ठीक है, दूसरी पढ़ेंगे हम आर्थिक, तीसरी पढ़ेंगे राजनीतिक और चौथी पढ़ेंगे, हो गया तीन ही पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक के बारे में बस छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो चीज़ें आपको मिली होंगी। जैसे हमको उर्वरता की देवी प्राप्त होती है, ठीक है, उर्वरता की देवता क्यों नहीं प्राप्त होता, समझ रहे हो बात को, देवी ही क्यों प्राप्त हो रही है। तो अगर देवी प्राप्त हो रही तो हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक, मतलब महिलाओं का ज़्यादा सम्मान था कंपैरिजन टू पुरुषों के, तो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के लोग जीवन यापन कैसे करते थे, क्या इनका टाइम पास होता था कि भैया आज चलो कोई काम नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, लॉकडाउन चल रहा है तो क्या करेंगे, तो ये सामान्य रूप से क्या खेलते थे, चौपड़ एवं पासा इनका मूल रूप से खेल हुआ करता था। चौपड़ पासा आज की डेट में कोई नहीं खेलता है, पासा आप लोग अगर खेलते भी होगे तो लूडो खेल रहे होगे आजकल, तो वो वाला नहीं। चौपड़ एक बहुत अच्छा गेम होता था जो आपने अभी लेटेस्ट लॉकडाउन में अपने महाभारत में देखा होगा, जिसमें चौपड़ खेलते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में यही याद रखना कि इसका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक। ये लोग मनोरंजन या समय बिताने के लिए क्या काम करते थे, तो ये वाले खेल खेला करते थे। ठीक है, इनके माध्यम से अपना समय व्यतीत करते थे। फिर बात करते हैं किसकी, आर्थिक जीवन की। ठीक है, फिर किसकी बात करते हैं हम, आर्थिक जीवन की। तो अब आप एक बात याद रखिए कि आर्थिक जीवन के बारे में समझिएगा। ये हमने लिखा क्यों नहीं, ऑलरेडी क्यों नहीं लिख के रखा हम लोगों ने, कारण उसका यह है कि इसमें है बहुत सारा कुछ सिलेक्टेड आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मतलब जो क्षेत्र हमने आपको बताए हैं, हमने वीडियो में डिस्कस किया है, उन्हीं के माध्यम से आपको ये इसका आधार मिल जाएगा कि है क्या एक्चुअली में। आर्थिक जीवन में आपको पता है कि हमारे लिए आर्थिक, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसे का मतलब होता है जीवन यापन। जीवन यापन सबसे पहले शुरू होता है कि आप भोजन क्या करोगे, खाओगे क्या। ठीक है, मूल प्रश्न उठता है कि भैया खाएंगे क्या। तो यहाँ पे आर्थिक जीवन जो था वो मूल रूप से किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। कृषि पर आधारित होने का मतलब ये है कि हम कृषि करने लगे थे। आपको कई जगह से साक्ष्य मिलते हैं कृषि के, कहीं धान के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं जौ के साक्ष्य मिलते हैं, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, ढूंढना मतलब मैं बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मूल रूप से काम था आर्थिक जीवन में सर्वाधिक जो निर्भरता थी वो किस पर थी, कृषि पर निर्भरता थी। ठीक है, अब कृषि पर निर्भरता थी तो हमारे पास खेती के कुछ साक्ष्य भी मिले, आपको पता है, जैसे जोता हुआ खेत मिलता है, हल मिलता है, घोड़ा मिलता है। तो घोड़ा तो खेती में उपयोग नहीं होता है, पर कुछ साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। कपास को यूनानी लोग जो हैं वो सिंडन कहा करते थे। ठीक है, ऐसे याद रखिए, कपास को क्या कहा जाता था, सिंडन। तो आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था, कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक था। इसी के समय पर हमको एक यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है जो शायद आपको नहीं बताया गया है। वो साक्ष्य प्राप्त होता है कुबड़ वाले सांड का। किसका प्राप्त होता है, कुबड़ वाले सांड का। कुबड़ वाला सांड समझते हो, जिसके कुबड़ निकला होगा। अगर आपने गाय भैंस देखा होगा तो गाय या भैंस के ऐसा कुछ बना रहता है, यहाँ पे कुछ उठला हुआ रहता है, तो उसको हम कुबड़ कह देते हैं। तो कुबड़ वाले सांड का साक्ष्य प्राप्त होने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे जानवरों या ऐसे पशुओं का उपयोग कर रहे थे जिस पर हल फंसा पाना थोड़ा सा सरल हो। तो कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमको
उर्वरता की देवी तो मिलती हैं, बता ही चुका हूँ मैं, जो कृषि के ही संबंधित है। यहाँ से हमको विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं आपको पता होना चाहिए, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो विदेशी व्यापार जब होता था तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे आज हम व्यापार करते हैं विदेशों से, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम मंगा रहे हैं और हम सिर्फ भेज रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं होता। अब बार्टर सिस्टम चलता है कि आप कुछ हमसे लोगे, कुछ हम आपको देंगे। तो मूल रूप से जो यहाँ पे आयात की वस्तुएं थी, आयात मतलब समझते हो आने वाली चीज़ें, ठीक, आयात की वस्तुएं थी वो चांदी था, टिन था, ठीक है, ऐसी कुछ वस्तुएं थी जिनका हम आयात किया करते थे। कहाँ से आयात करते थे, तो एक बात याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसको कुछ सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। जैसे सुमेरियन सभ्यता के समकालीन माना जाता है, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना जाता है, और फारस की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। तो हम सामान्य रूप से मेसोपोटामिया, कहाँ से आयात निर्यात करते थे, मेसोपोटामिया, ठीक है। दूसरा हो गया क्या, सुमेरियन, तीसरा हो गया आपका फारस, ठीक है, तीसरा क्या हो गया आपका फारस। फारस के साक्ष्य हमको भी मिले हैं, आपने पढ़ा है कि लोथल से हमको कई सारे साक्ष्य मिलते हैं जो आयात निर्यात के लिए इंगित करते हैं, ठीक है। निर्यात में हम क्या करते थे, तो हाथी के दांत हम भेजा करते थे, ठीक है, हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं, मोती, सीप, ठीक है, ये चीज़ें हम क्या किया करते थे, निर्यात किया करते थे, ठीक है। इधर पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कुबड़ वाला सांड अगर हमको मिलता है, प्रश्न बहुत साधारण सा प्रश्न बनता है हड़प्पा सभ्यता को लेकर के कि किस पशु के साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो कुबड़ वाला सांड तो मिलता है पर गाय के साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते, गाय हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो अब आप एक साधारण सा दिमाग लगाइएगा कि क्या गाय नहीं रही होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया मिली तो है नहीं तो रही नहीं होगी, तो यकीन मानिए बिना गाय के सांड का हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो गाय थी पर उसके कोई साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते हैं। आयात की वस्तुएं क्या थी, चांदी, टिन। निर्यात की वस्तुएं क्या थी, हाथी के दांत, हाथी दांत, ठीक है, और मोती, सीप, ये कुछ वस्तुएं थी जो हम निर्यात किया करते थे। फिर आपका क्या हो गया, यातायात के साधन क्या थे, यातायात के साधन क्या हुआ करते थे। तो यातायात के लिए आपको पता है कि हमारे पास एक बंदरगाह था लोथल। तो लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था, ज्वारीय मतलब ज्वार भाटा आता है, आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो पता हो जाएगा कुछ दिन बाद जब आप भूगोल पढ़ेंगे। तो यातायात के लिए हम क्या यूज करते थे, बंदरगाह यूज करते थे, नाव से। तो हम यातायात जो करते थे वो दोनों मार्गों से होता था, एक जल मार्ग से भी होता था और एक स्थल मार्ग से भी संभव था। जल एवं स्थल दोनों मार्गों से हम क्या करते थे, यातायात किया करते थे, ठीक है। यातायात करने के लिए हमको रथ मिले हैं, कांसे का रथ मिलता हो चाहे तांबे का रथ मिला हो, तो वो भी हमारे क्या होंगे, यातायात के साधन ही माने जाएंगे। इस तरीके से आर्थिक जीवन चल रहा था। और भी चीज़ें हैं, जैसे हमको मोहरें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, मोहरें प्राप्त होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मक कैसे सिद्ध होता है, तो सिर्फ उर्वरता की देवी से नहीं सिद्ध होता है, वहाँ से हमको लिपस्टिक मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि लिपस्टिक कहाँ से मिली है, ठीक है, मैंने बताया आपको। तो लिपस्टिक मिलती, तो अब लिपस्टिक सामान्य सी बात है कि पुरुष तो नहीं लगाएंगे, है ना, सामान्य रूप से कौन लगाता है, महिलाएं। तो इसलिए भी हम मान सकते हैं कि जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। ये हो गया आर्थिक जीवन। अब हम अगर बात, ये लिख लिया है आप लोगों ने, वीडियो थोड़ा पीछे जाके पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करें अगर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन में तो ये समाज जो था वो सामान्य रूप से गणतंत्रात्मक था। कैसा था, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब समझिए कि कोई एक राजा नहीं होता था विशेष, ठीक है, कि अब हम ही राजा हो जाएंगे। रोक लीजिए, चलिए बात करते हैं किसकी, राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन एक सामान्य रूप से समझिए कि कैसा था, गणतंत्रात्मक, ठीक है, गणतंत्रात्मक। ये जो बीच में वीडियो पॉज हो जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि एकदम से कुछ बदल गया सीन, एक्चुअली में गर्मी बहुत लगती है, ठीक है, तो थोड़ा सा हवा लेने के लिए रुक जाते हैं हम लोग। राजनीतिक जीवन क्या था, गणतंत्रात्मक था। दूसरा, ये गणतंत्रात्मक था भी, तब भी तो कोई लीडरशिप रही होगी, कोई ना कोई लीडरशिप तो रही होगी। तो वो सामान्य रूप से किसके हाथ में था, वणिक वर्ग के हाथ में था। किसके वर्ग में हाथ में था, वणिक वर्ग। वणिक वर्ग क्यों है, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं हम, और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो सामान्य रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। तो राजनीतिक जीवन में इसके पास क्या था, वणिक वर्ग था। एक और चीज़ इसमें समझ लीजिए कि इसमें हमको जो लिपि मिलती है,
ये राजनीतिक जीवन के अंतर्गत नहीं आएगा, पर फिर भी ऐसे समझ लीजिए कि जो लिपि मिलती है वो लिपि कैसी थी। तो यहाँ पे जो लिपि मिलती है वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इसकी जो लिपि है सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, मतलब भाव जो हैं, जो इमोशंस हैं, वो कैसे दिखाए जा रहे हैं? बाय यूजिंग द पिक्चर। ठीक है, यहाँ का जो धार्मिक जीवन था, कैसा जीवन था? धार्मिक जीवन। वो धार्मिक जीवन सामान्य रूप से कैसा था? लौकिक सभ्यता पर आधारित था। लौकिक और पारलौकिक दो चीज़ें होती। लौकिक का मतलब ये होता है कि जो है सब यही है, अगर हम यहाँ कुछ गलत करेंगे तो उसका हमको लेखा जोखा यहीं देना पड़ेगा। अब पारलौकिक का मतलब होता है कि इस जन्म में पाप करेंगे तो अगले जन्म में सजा मिलेगी, ऐसा जो आप लोगों ने सुना होगा सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में। तो ये किसका जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था? लौकिक जीवन था। कैसा जीवन था? लौकिक जीवन। लौकिक मतलब हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे, मरना जीना जो भी कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर हमको परिणाम भी इसी जगह इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ये सामान्य रूप से प्रकृति पूजा पर विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? प्रकृति पूजा पर। ठीक है, जैसे पीपल को महान देवता मानना, जानवरों में पशुपति शिव आपको मिलते हैं, तो प्रकृति संबंधित ही है ना। जानवर अगर कोई चारों तरफ किसी घेरे हुए हैं तो वो एक बैलेंस्ड, जो न्यूट्रिशन बैलेंस आपने पढ़ा होगा, उस पर आधारित थी। ठीक है, इसके साक्ष्य हमको क्या क्या मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य बहुत सारे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे पीपल के नाग देवता की पूजा करते हैं हम उर्वरता की देवी की पूजा करते हैं। उर्वरता की देवी की पूजा करना मतलब ज़मीन की पूजा करना, और ज़मीन की पूजा करने का मतलब यही है कि आप जो है प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो आपको एक मतलब इतना सब आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट इसका अगर बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित सभ्यता थी। इसकी खोज सर्वप्रथम किस में हुई? 1921 में। 1921 के बाद इसके कई सारे स्थल हमको प्राप्त होते हैं। इस स्थलों में अलग अलग तरह की विशेषताएं थी, पर जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वो व्यवस्था थी यहाँ की नगर नियोजन। नगर कैसे बसे हुए हैं, नगरों की बसावट क्या है? तो नगरों की बसावट एक आज के युग में भी ऐसी बसावट आपको देखने को कम जगहों पर मिलती है। व्यवस्थित सड़कें, व्यवस्थित नालियाँ, व्यवस्थित घर। सामान्य रूप से हर घर के पीछे कुएँ प्राप्त होते थे। समझ रहे हैं कितनी उन्नत व्यवस्था रही होगी। ठीक, दूसरी बात, ये किस काल से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, इसका समय क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तीसरी चीज़, ये किस सभ्यता के समकालीन है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है, सुमेरियन सभ्यता के समकालीन है। इसके साथ व्यापार होता था कि नहीं होता था? इसका राजनीतिक जीवन कैसा था? तो ये सामान्य रूप से गणतंत्रात्मक था। इसका जो जीवन था वो इसमें जो लोग था वो वणिक वर्ग के साथ होते था। ठीक है, इसका जो नाम है तो आपको पता होगा, इसका जो नाम है वो आपको पता होगा कि इसके नाम थे सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम था हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सभ्यता का नाम था क्या? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें और समझ लीजिए कि इसकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं हमको कई जगहों से। ठीक, इस तरीके से कुछ साक्ष्य जो चीज़ें हैं वो याद रखनी। ठीक है, अब ये सभ्यता समाप्त हुई कि आगे बढ़ी, इसके बारे में सोचने वाली बात है ना कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई। एक प्रश्न बनता है, सभ्यता खत्म कैसे हुई? क्यों खत्म कैसे हुई बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके बाद जो हम सभ्यता पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या? वैदिक सभ्यता। इससे एक बात और याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। एक प्रश्न बनता है साधारण सा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके? तो चांदी आपने देखा, मैंने लिखा था। टीन आपने देखा, आपको पता है। तांबा हम पहले से ही उपयोग कर रहे थे, तांबे के बाद कांसे में आ गए। तो अब ये धातुएं तो हम उपयोग कर ही रहे हैं, पर कौन सी धातु है जो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं? तो वो कौन सी धातु थी? लोहा। तो एक बहुत साधारण सा प्रश्न बनता है कि लोहे के उपयोग से परिचित थे या नहीं थे? तो नहीं थे। अब ये सभ्यता समाप्त होती है कि नहीं होती, इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सभ्यता खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं सभ्यता आगे बढ़ के एक नई सभ्यता के रूप में विकसित हुई। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये नई सभ्यता बनी या नहीं बनी। पर जो लोग ये मानते हैं कि ये खत्म कैसे हुई, तो इसके लिए दो मत हैं, ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई। पहला मत ये है कि ये सभ्यता जो समाप्त हो गई वो विदेशी आक्रमण से समाप्त हो गई। विदेशी लोग आए, हमारे ऊपर आक्रमण किया। चूँकि हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं थे, आज भी नहीं लड़ते झगड़ते हम लोग। ठीक है, लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं थे, तो हमारे ऊपर आक्रमण किया आर्यों ने और हमारी सभ्यता को विनाश कर दिया। दूसरा लोगों का दूसरे मत जो मत रखने वाले हैं, उनका मानना है कि ये सभ्यता है, ये सभ्यता समाप्त हुई बाढ़ की वजह से। ठीक है, तो अब
कुछ चीज़ें हैं जो अपन बात करेंगे कि जब हम अगले वीडियो में बात करेंगे तब हम आपको बताऊंगा मैं कि कैसे ये सभ्यता समाप्त हुई या कैसे ये लड़ाई, इसके ऊपर किसी ने आक्रमण किया या नहीं किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। पर जो सर्वाधिक मान्य मत है सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का, वो है बाढ़ द्वारा समाप्त होना। और ये तर्क संगत भी लगता है। तर्क संगत क्यों लगता है? क्योंकि ये सभ्यता जो है वो सामान्य रूप से किसी न किसी नदी, समुद्र के तट पर बसी हुई सभ्यता है। ठीक है, समुद्र के तट पर बसी हुई सभ्यता है तो साधारण सी बात है कि कभी अगर बारिश ज़्यादा हो गई होगी या बाढ़ आ गई होगी तो ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। कुछ सभ्यता में हमको भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कालीबंगा से हमको भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। तो इन साक्ष्यों से ये भी समझ में आता है कि भूकंप की वजह से भी मर सकते हैं, ये सभ्यता समाप्त हो सकती है। ठीक है, पर जो सर्वाधिक मान्य मत है इस सभ्यता के अंत के लिए वो क्या है? बाढ़। कि बाढ़ द्वारा ये सभ्यता समाप्त हुई होगी। अब एक बात याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, व्यवस्थित सभ्यता थी, पर इसके बाद जो सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे भविष्य में, वो सभ्यता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पहले हम शहर में रहे और फिर हम कहाँ चले गए? गाँव में चले गए। तो शहर और इस तरह का जो ट्रांजिशन देखने को मिलता है आपको, वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि सिंधु सभ्यता मूल रूप से क्या हो गई? खत्म हो गई। हालांकि वैदिक सभ्यता के अवशेष भी हमको उन्हीं जगहों से मिलते हैं जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। थोड़ा आगे हम बढ़ गए थे, अभी हम नर्मदा नदी के तट पर हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, वो एक अलग बात है। तो अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता में याद क्या क्या रखना है? याद रखना है कि इसका समय काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक, और जो काल ईसवी वाला है वो याद रखना, ईसा पूर्व वाला। महत्वपूर्ण स्थल और उनके स्थलों में प्राप्त वस्तुएं आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई। अगर कभी बहुत उटपटांग प्रश्न पूछने का मन पड़ेगा तो पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई, तो आप बता देना बाढ़ के द्वारा। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि यहाँ पे जीवन स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, उनकी खोज किसने की है, वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, इस सभ्यता का समय क्या है, इस सभ्यता की सीमाएं क्या क्या थी, इस सभ्यता में जो अवशेष मिलते हैं लोगों के, व्यक्तियों के, वो लोग कौन कौन से थे। जैसे मैंने बताया था प्रोस्टे ऑस्ट्रोलाइड है ना, भूमध्य सागरी, तो इन लोगों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता एक सामान्य रूप से आप सबको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।